आया हुआ है वो कोविड-19 के कारण 30% उसमें से कम कर दिया गया है। तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या कम किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सारे बच्चों को यह बात पता है कि क्या कम किया गया और क्या जोड़ा गया। जब आप आगे पढ़ाई करना शुरू करोगे तो आपको ये जो लिस्ट है इसका उपयोग करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अभी अगर आपने क्लास स्टार्ट नहीं किए होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी टॉपिक छोड़ा गया, कौन सी टॉपिक रखा गया है। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं, उनको ये पता है कि कौन सी टॉपिक क्या है और किस टॉपिक पे हम पढ़ाई करें। और जब ये आ गया है तो जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है इन सारी बातों को हम अगर बहुत ज़्यादा स्पेशल लेके चलें और सारी बातों पे करें तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ एक बातें करूँ तो शायद आपको क्लियर हो जाए बातें। जैसे यहाँ पर बोला गया कितना 30% कोर्स कम कर दिया गया है, तो बोला गया है पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब इतने पाठ्यक्रम कम किया गया है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाई है। सो यहां पर ये देखिए दो बातों पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या कम किया गया है और ये कितना उचित है, ये आपको सोचना है। इन दोनों बातों पे हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। चलिए देखें, पहली बात है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, फर्स्ट चैप्टर है। यहां पर यह बोला गया है कि क्या चीज छोड़ें, तो लिखा हुआ है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण छोड़ें, जो और धातुओं की बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, और जिसमें एन टाइप और पी टाइप। तो यहां पर अगर आप बात करें तो आपका बच गया क्या चीज, एकदम लास्ट पोर्शन है इस टॉपिक का, जिसपे अधिकांश तौर पे कह सकते हैं थ्योरेटिकल टर्म्स है, यानी कि इसका मेन पार्ट नहीं छोड़ा गया है। यानी सॉलिड स्टेट का पूरा पूरा वो पार्ट है जो बहुत ही जरूरी है, वो रखा गया है। पर कुछ एक थ्योरेटिकल पार्ट्स है, जैसे कि यहां पर हो रहा है विद्युत चुंबकीय गुण, धातुओं के गुण, ये गुण वाला पार्ट है। वैसे भी टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते हैं और इसको स्टूडेंट को करना होता है। बैंड थ्योरी के साथ भी वही कहानी है, ठीक है। फिर एक बात होता है कि चालक पढ़ाया जाता है, चालक के बारे में भी कोई ज्यादा, चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कौन सा पदार्थ जो है विद्युत का चालक होता है और क्यों होता है, ये जानकारी जैसे कि आप सब जानते हैं। जैसे मेटल है, मेटल विद्युत धारा का चालक होता है। और यहां पर हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, क्रिस्टल दोष की बात कर रहे हैं। तो एक क्रिस्टल दोष आता है, जैसे अगर हम बात करें स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक। स्टैक्योमेट्रिक में आप पढ़ते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टके डिफेक्ट, और नॉन स्टैक्योमेट्रिक में पढ़ते हैं कि भाई ऋणाय रिक्ति दोष। तो ये सब रहेगा। तो बात ये समझो कि जो भी चीज छोड़ा जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज नहीं छोड़ी जा रही है, और लेकिन अगर इन चीजों को भी अगर आप कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं हो जाएगा। फिलहाल इसमें बात करें अर्धचालक, एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, इनको छोड़ा गया है, बोला गया है। फिर अल थोड़ी बातें और कर दें। सॉल्यूशन पे बात करें, वेलियन में बात करें तो वेलियन में अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वन थाप गुणांक, ये दोनों एक ही टॉपिक है। तो इतना ही छोड़ा गया है, बाकी सारे टॉपिक रखे गए हैं। इसी तरह से बात करें विद्युत रसायन में, विद्युत अपघटन के नियम, ड्राई सेल, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण। अब यहां पर ये देखने से ऐसा लग रहा है कि इनको छोड़ा जाना चाहिए कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मेरा कहना है कि इस टॉपिक को छोड़ा जरूर गया होगा, लेकिन इस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ते हैं तो आगे जाकर के आपको परेशानी होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मैं यहां पर मैं किसी एग्जाम बोर्ड को गलत या सही नहीं कहूंगा। रासायनिक बलगतिकी में संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, इसका गणितीय विवेचन नहीं करना है। और प्रारंभिक परिचय, और इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परिचय देंगे लेकिन इसकी गणितीय व्याख्या नहीं करना है। सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस के समीकरण, इसको छोड़ देने। पृष्ठ रसायन में आपको क्या बोला गया है देखें एक बार और। तो मैं आपको यहां पर एक एक बातों को शायद बताऊं, उससे अच्छा है कि आप इनको समझने की कोशिश करें कि इतनी बातें अभी कर पाना। और बहुत सारे बच्चों को बात समझ में भी नहीं आएगा कि कौन कौन से टॉपिक है और क्या है। जैसे पूरा अध्याय हटा दिया गया है, दैनिक जीवन में रसायन और बहुलक, चैप्टर 15 और 16 को पूरी तरह हटा दिया गया है। इसी तरह से ये 16 को पूरा हटा दिया गया है। और फिर
आगे प्रैक्टिकल वाली बात आती है, प्रयोगों वाली बात आती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट यानी लेबोरेटरी वाला वर्क है, उसकी सूची जारी की गई है। तो मैं आपको दो बातें कहूँगा। कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप हमको बताइए कि हम क्या करें, क्या वो 30% जो छोड़ा गया है उसे पढ़ें या 30% को भी शामिल करके पढ़ें। ये डिसीजन आपका होगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बातें समझ लीजिए कि जो कोर्स है एनसीईआरटी का या आपके कोर्स का जो ओल्ड है, यानी इस साल बस के लिए इसका हटाया गया है, हर साल के लिए नहीं, तो जब आगे जाओगे तो ये टॉपिक अगर आएगा तो उसका एडवांस पोर्शन आएगा। आगे की पढ़ाई में अगर आएगा आपके कोर्स में तो एडवांस पोर्शन आएगा, यानी कि ये बेसिक पोर्शन नहीं आएगा। सो क्या होगा, आपको ये पढ़ना पड़ जाएगा उस टाइम पे, तो तकलीफ हो जाएगी। हाँ, एग्जाम दिलाने के लिए जरूरी है कि ये 30% टॉपिक जो छोड़ा जा रहा है उस 30% टॉपिक को छोड़ करके एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक को छोड़ देना और उसमें एग्जाम के टाइम पे पूरी मेहनत कर लेना जो टॉपिक है। लेकिन आप अपनी स्टडी के टाइम पे जितनी कोर्स अवेलेबल है उनको पूरा पढ़ना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, आपकी समझ के लिए ज्यादा अच्छा होगा, पढ़ने के लिए अच्छा होगा। और एक बात और होता है, जिन बच्चों को कंपटीशन करना पड़ रहता है अपने दोस्तों के साथ और अपने खुद के साथ कि आगे उसको अपने फ्यूचर में ज्यादा अच्छा करना होता है या एंट्रेंस एग्जाम दिलाना है, उनको पूरा का पूरा देखना चाहिए, पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा। यानी मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते भी हैं, विक्रम सर आप क्या सोचते हो, हाँ मैं क्या करूं आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैं पूरा आपको पढ़ाऊं कि अधूरा पढ़ाऊं, 30% छोड़ के पढ़ाऊं कि 100% पढ़ाऊं, या ओनली 70% पे ही मैं फोकस करूं अपने कोर्सेज के साथ, या जो स्टूडेंट मेरे पास बैठते हैं जैसे भी हैं। तो उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा क्या काम है, एक टीचर का काम होगा कि वो ईमानदारी से सारे टॉपिक दें, सारे टॉपिक को पढ़ाएं, और जो चीज़ें एग्जाम के टाइम के लिए छोड़ा गया, एग्जाम के लिए छोड़ा गया ना, पढ़ने या सीखने के लिए तो नहीं छोड़ा गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए 100% कोर्स, 100% सिलेबस आपको करना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और किसी भी चैप्टर में जब जाएंगे तो किसी तरह का कोई डर ना रहे कि मैंने इतना छोड़ा है, मैंने इतना पढ़ा है। हाँ, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले उन सिलेबस के उन पार्ट्स को जो एग्जाम में नहीं आने वाला है तो उनको पढ़ने और उन पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहूँगा मैं आपको। तो आप मुझे अपने तरफ से डिसाइड करके ज़रूर बताएं कि क्या करना चाहिए आपको। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।